एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने जो पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन, कि हमारा जो सीखा है, हमने जो कुछ भी सीखा है उसका मूल्यांकन होता है कि कितना हमने सीखा है, कितना हमने अचीव किया है, क्या कुछ से अधिगम किया है, उन सब का जो है एक तरह से जांच होती है, परख होती है, निर्णय होता है, वो सब मूल्यांकन में आ जाता है। फिर हमने जाना कि मेजरमेंट क्या होता है और कि पहले मापन होता है, उसके बाद फिर आकलन होता है, कंपैरिजन होता है पहले की जो परफॉर्मेंस हो इसके साथ या फिर किसी और बच्चे के साथ, फिर इवैल्यूएशन होता है, उसका मूल्यांकन होता है। साथ में क्या है, जो वैल्यू वैल्यू का जो है, जो मूल्य है, मूल्य भी का भी नियोजन हो जाता है उसमें, और जजमेंट होती है एक तरह से, और ये प्रमोट करती है अगली कक्षा में, अगले सेमेस्टर में, इस प्रकार से। तो इवैल्यूएशन के फंक्शंस को हमने जाना, फीडबैक जो होता है, मोटिवेशन, प्रेरणा, बेटर गाइडेंस, मार्गदर्शन मिलता है यहाँ से, रेमेडिएशन उपचार मिलता है, और सहायता मिलती है किसके लिए, प्लानिंग के लिए, और रिवीजन ऑफ क्यूरिकुलम, पाठ्यक्रम की जो है पाठ्यचर्या का रिवीजन हो जाता है, एक तरह से संशोधन हो जाता है। और इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन, इंटर इंस्टीट्यूशनल जो है अंत है शैक्षिक संस्थान का जो तुलना होती है, आपस में तुलना करके, और जो उसमें अधिगम एक बेटर उसमें अपडेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, ये उसमें आ जाता है। एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, तो निर्णय लेना। फिर ये तो थे फंक्शन इसके, इसके विशेषता, इसके कार्य एक तरह से कह सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में क्या है, रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से भी इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन, लिखित, मौखिक परीक्षा, और एक तरह से प्रैक्टिकल परीक्षा कि उसमें प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल आधारित। और फिर तीसरा एक तरह से फिर टाइप्स जान लेते हैं इसके, टाइप है डायग्नोस्टिक टाइप, और एप्टीट्यूड टाइप अचीवमेंट टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि एक तरह से उसको कहाँ पर समस्या आ रही है उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में अभिक्षमता योग्यता का टेस्ट होता है, अचीवमेंट टेस्ट में क्या उसने उपलब्धि की है, क्या कौन सी स्किल को सीखा है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट कितनी निपुणता है, कौन सी स्किल में कौन कितनी निपुणता है, कितना सीखना अभी बाकी है, इसमें आ जाता है। इतना ही हमने जाना, और इसी के बेस पर हम जो है ले लेते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, बाकी चलिए इसी को भी ले लेते हैं अभी, उसके बाद प्रश्न। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, सीबीसीएस। तो सीबीएसईएस क्या है, एक तरह से ये चुनाव चयन आधारित है, क्रेडिट सिस्टम है ये, हिंदी में इसको ऐसे ही लिखा जाता है, चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोर्स होता है, जो मेन जो हमारा कोर्स होता है, उसके साथ साथ हमें ओपन इलेक्टिव और फाउंडेशन जो कोर्स हैं वो भी जो है अवसर, उनकी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनका भी अवसर दिया जाता है, हमें ऑफर किए जाते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या होता है, हम जो हमारा कोर्स सिलेबस है, जो हमारा कोर्स है, जैसे कि योगा हमारा कोर्स है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि बाकी जो कोर्स हैं, बाकी जो क्षेत्र हैं, उनका भी अध्ययन, उनमें से भी किसी सब्जेक्ट का हम अध्ययन कर सकते हैं, अपनी रुचि का सब्जेक्ट उसको चुन करके वहां से, ठीक है। जैसे कि आपने जो है सेमेस्टर सिस्टम से आप गुजरे होंगे, तो वहां पर ओपन इलेक्टिव फाउंडेशन के जो कोर्स है वो सब्जेक्ट्स अलग अलग चूज कर सकते हैं उसमें, और उसमें उसमें सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्स चालू हैं, साइंस के आ जाते हैं, टेक्निकल आ जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स के, डिफेंस के, किसी भी सब्जेक्ट से, आपको किसी भी कोर्स से आप संबंधित हो, लेकिन फिर भी आपको यह छूट होती है, आपको यह फ्रीडम होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसको पढ़। तो इसमें एक तरह से वैल्यू एजुकेशन ऐड करना इनका उद्देश्य रहा है। और फिर एडवांटेजेस क्या है इसके, इसमें क्या बताया गया है कि शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। तो इससे क्या होता है कि जो टीचर है, टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंट्रिक ये फोकस होती है, इसमें शिफ्ट होती है कि शिक्षक आधारित से शिक्षार्थी आधारित होती है। ये एजुकेशन कैसे होती है, क्योंकि वो अपने जो इच्छा है, अपनी इच्छा का सब्जेक्ट वो चूज करते हैं, और अपनी इच्छा से वो किसी भी फील्ड में जहाँ पर उसकी रुचि है, उस रुचि के आधार पर वो अब उस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं,
कि आप आर्ट से संबंधित हैं, आपको साइंस पढ़ने का इच्छा है, तो आप साइंस का सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं उन सेमेस्टर्स में। स्टूडेंट will undertake as many credits as they can cope with without repeating all courses in a given semester if they fail in one or more courses। तो इसमें क्या है कि उनको एक तरह से अंडरटेक हो सकता है कि वो जो मैनी क्रेडिट्स ले सकते हैं कि किसी उनको जो कोर्स है उसको रिपीट किए बिना जो दूसरा सेमेस्टर है उसमें एक तरह से और उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि दूसरे कोर्सेज हैं उनसे भी वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर वो एक कोर्स में फेल हो जाते हैं तो उनको उसको रिपीट किए बिना वो दूसरे किसी कोर्स में अपना वो ले सकते हैं, कोई भी जो है वहाँ पर किसी भी और सब्जेक्ट को वो पढ़ सकते हैं, ऐसा उनको फ्रीडम मिल जाती है। नेक्स्ट है choice based credit system allows students to choose interdisciplinary courses। तो उसके जो उसका जो मेन कोर्स है उस मेन कोर्स से संबंधित जो होते हैं उसके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो चूज कर सकता है। और मतलब उसको ये इंट्रा उसमें आ जाता है कि इंट्रा डिसिप्लिनरी कोर्स है जो उसके कोर्स से संबंधित हैं, या फिर इंटर डिसिप्लिनरी मतलब उसके कोर्स से संबंधित नहीं है, बाकी जो है वहाँ से स्किल ओरिएंटेड है वहां से भी उसको ले सकते हैं। स्किल ओरिएंटेड जो पेपर्स हैं उनको भी वो डील कर सकते हैं और उनको चूज कर सकते हैं इवन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स। ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, उनका एप्टीट्यूड है, जिसको अच्छा लगता है मैथ्स और मैथ्स में उसकी बड़ी रुचि है, उसको उसको नीड भी है मैथ्स की। ठीक है, एक तरह से उसके हिसाब से वो उसको चूज कर सकते हैं। कोई स्किल है कोई कौशल आधारित जो कोई कोर्स है वहां पर चल रहा है तो उसमें भी वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम होती है। और मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो लचीलापन ज्यादा होता है इसमें विद्यार्थियों के लिए। CBCS makes education broad-based and at par with global standards. One can take credits by combining unique combinations. For example, physics with economics. ठीक है, जैसे फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स विद इकोनॉमिक्स हम पढ़ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी विद केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, ये अलग अलग हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है CBCS जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग टाइम को ऑफर किया जाता है एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स। ईज मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, तो जो बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए ईज मोबिलिटी होता है वहाँ पर कि वो अपने टाइम के डिफरेंट टाइम उनको ऑफर किया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें सिलेबस में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इंस्टीट्यूशन को कंप्लीट करने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो है उसको काफ़ी उसकी जो है एक तरह से स्टूडेंट के नीड के हिसाब से वो लचीला होता है, वहां पर ढल जाता है। स्टूडेंट की नीड के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है टाइम वगैरह को। क्रेडिट्स अर्न एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड, तो एक इंस्टीट्यूशन द्वारा जो क्रेडिट प्राप्त किए गए हैं उसको एक तरह से कह लीजिए कि जो ग्रेड्स वगैरह हैं या रिजल्ट जो उनको प्राप्त हुआ है, तो डिफिकल्ट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम विल ऑल्सो एनेबल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स इन। एक तरह से ये क्या है कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको भी एक तरह से ये दिखाने का जो है क्रेडिट सिस्टम में ग्रेड वगैरह का भी सिस्टम आ जाता है और CGPA बेस्ड आ जाता है कि कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है कि एवरेज निकाल दिया जाता है कि उसको एक तरह से ये नहीं बताया जाता है कि आपके 90 मार्क्स हैं तो 90 टू 100 एक CGPA होता है। ठीक है, तो उसका क्या है कि एवरेज सभी को 90 वाला भी उसी में है, उसी ग्रेड में A+ में है और 99 वाला भी उसी A+ ग्रेड में है, तो ये एक तरह से उनको निर्धारित किया जाता है। द UGC हैज फॉर्मुलेटेड द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। UGC ने ऐसी कुछ गाइडलाइंस फॉलो की बनाई है जो जिनको ये फॉलो करते हैं। अब आउटलाइन क्या है इसकी, एक तरह से रूपरेखा क्या होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, क्या रूपरेखा होती है। इसमें होता है कि कोर कोर्स होते हैं। कोर कोर्स क्या होता है कि एक वो कोर्स जो कि कंपलसरी होता है बच्चों के लिए। ठीक है, जो हमारा जैसे योगा का है उसमें उपनिषद ये पढ़ना है या फिर हमने पातंजलि योग सूत्र करना है तो करना ही, ठीक है, वो कंपलसरी होता है बच्चों के लिए, तो वो कोर होता है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीडी नीडी जो कोर्स होता है वो कोर होता है। ठीक है, फिर इलेक्टिव कोर्स होता है, जैसे कि हम अपनी जो कोर्स है उसके साथ साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं उसको सीख रहे हैं। ठीक है,
तो उसमें इलेक्टिव आ जाता है, मतलब चयन चयन आधारित। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मतलब कि प्रोफिशिएंसी है, स्किल है, इज कॉल्ड इलेक्टिव कोर्स। मतलब कि उसमें अलग से हम हमारी स्किल है, किसी में निपुणता है, कि कोई और सब्जेक्ट का और कोर्स का जो बच्चा है वो योग करने में बड़ा निपुण है, ठीक है, तो उस बेस पे वो योग में जो है वहां से ओपन इलेक्टिव के कोर्स के माध्यम से योग वो चूज कर सकता है और वहां पर अपनी स्किल जो है उसको डेवलप कर सकता है। और एक तरह से उसको और भी बेनिफिट मिलते हैं कि स्किल को आगे जाकर वो प्रोफेशनल रूप में भी अपना सकता है। तो काफी इसके बेनिफिट्स हैं। और एक तरह से इसके और क्या बेनिफिट है कि जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को अलग अलग जब चीजें देते हैं हम, तो क्या होता है कि वो उसको और ज्यादा यूज होता है और इंटरेस्ट उसका बना रहता है और सीखने के लिए उद्यत होता है। और क्या होता है कि ब्रेन शार्प भी होता है क्योंकि उसको मल्टी एक्टिविटी दे दी, मल्टी टास्क उसको दे दिया गया है ना। तो जितना हम किसी चीज को यूज करते हैं उतना ही उसकी प्रोफिशिएंसी, उसमें निपुणता बढ़ती है। तो ये भी उसका अ, एक तरह से एडवांटेज है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएसई कोर्स, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्टिव कोर्सेज में बी ऑफर्ड बाय द मेन डिसिप्लिन, या फिर जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट के द्वारा भी ऑफ स्टडी इज रेफर टू एज डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ऑल्सो ऑफर डिसिप्लिन रिलेटेड इलेक्टिव कोर्सेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। क्लास क्लास चलती है। चलिए आगे है कि इलेक्टिव कोर्सेज में भी ऑफर्ड बाय द मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो उसमें जो मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट निर्धारित है, उसमें से भी जो है कोर्सेज कुछ जो है ऑफर किए जाते हैं, उनको भी हम अपना चयन कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है और वो इस क्लियर है? एक बार बोलकर बताएं, सुन भी रहे हैं या नहीं। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कोर कोर्स क्या होता है? व्हाट इज कोर कोर्स? मैम कोर कोर्स सबसे मेन इम्पोर्टेंट कोर्स होता होता है। है जो मेन सब्जेक्ट जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल सही। मैम डिसिप्लिन सब्जेक्ट वो होते हैं जो दो ऑलरेडी होते हैं, जो हर सेमेस्टर में उसी के चलते रहते हैं। बाकी हम्म जो इलेक्टिव होते हैं और ये जो जेनरिक होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या चूज करना चाहते हैं। हम्म जो मतलब कंपलसरी होते हैं हमारे, उसमें ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं डिसिप्लिन होता। वाला होता है मैम, कंपलसरी होता है। और हम्म इलेक्टिव में हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से मुख्य अध्ययन आधारित कहेंगे कि उसको, है ना। हमारा जो ग्रेजुएशन था वो सीबीसीएसई था। हाँ जी। हाँ, तो डिसिप्लिन उसमें भी हम मेन। लोगों को थर्ड स्टार्टिंग का जो सेमेस्टर था उसमें तो, फिर सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट था और थर्ड सब्जेक्ट था उसमें हमें ऑप्शन था कि हम चेंज कर सकते हैं। फिर थर्ड में भी ईवीएस पढ़ना है या तो अदर्स थिंग्स, वो हमारे ऊपर डिपेंड था। हाँ जी, वही है ना कि डिसिप्लिन आधारित, अनुशासन आधारित वही है जो हमारा मेन है। जैसे पातंजलि योग सूत्र हमें करना है तो करना, उस पर चॉइस नहीं है। ठीक है। ठीक है, आप हमें इलेक्टिव कोर्स बताएंगे, इलेक्टिव कोर्स कौन सा होता है? हाँ इलेक्टिव भी एक तो इलेक्टिव था और एक एक कोई और था, मुझे नाम फाउंडेशन। नहीं याद नहीं आ रहा। फाउंडेशन कोर्स था और एक इलेक्टिव था। हम्म इन दोनों हम्म में चॉइस होता है। हम्म, चॉइस इन दोनों में था कि इलेक्टिव में भी हम चूज कर सकते हैं और फाउंडेशन में भी चूज कर सकते हैं। हाँ जी। इसमें बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स हमें ऑफर किए जाते हैं कि आप में जो जी, है इलेक्टिव इसमें कोर्स हम में लोग जैसे ये आर्ट्स से थे तो सब्जेक्ट्स आते हमारे हैं। पास मैथ्स हम्म, के भी ऑप्शन दिए गए थे, इकोनॉमिक्स के भी ऑप्शन दिए गए थे। सारे बिल्कुल। सब्जेक्ट के ऑप्शन से थे, हम जो पढ़ना चाहें। हाँ जी। एमए आप पास आउट कर चुके हैं अभी? एमए मेरा चल रहा है, इसमें ग्रेजुएशन में था, हमारा डीयू में रेगुलर था। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो एमए में भी ऐसे ही होता है ना? आप लोगों ने हाँ चूज किया जी, होगा अपने एमए में डीयू में ऐसा है। दिल्ली एमबी में भी यूनिवर्सिटी ऐसा से जो ही है। करते हैं ना, 4 सेमेस्टर वाला जो सिस्टम है।
उसमें। हाँ जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही है, वहाँ पर भी ऐसे चूज करवाए जाते हैं। क्योंकि और ये सिस्टम है मैम, जो सीबीसीएस जिसमें भी लागू है ना, उन हर किसी में यही चीजें होंगी। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं ना अपने आप से? ऐसे समझना आसान हो जाता है, याद करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, डेजर्टेशन से आप क्या समझते हैं, बताएं एक बार। डेजर्टेशन से आप क्या समझते हैं, बताएं। प्रेजेंटेशन मैम। डेजर्टेशन, इसका फोर्थ पॉइंट जो सामने लिखा हुआ है वो। डिसर्टेशन। मैम ये इस तरीके से एक डिजाइन होता है ना, जिसमें हम मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है, बाकी चीजें जो कोर्स से अलग की है, वो चीजें डिजाइन की जाती हैं इसमें। जी, एक तरह से रिसर्च बेस्ड हो जाता है, ठीक है। जो रिसर्च के शोध संबंधित हो जाता है ये डेजर्टेशन में, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो एक तरह थीसिस लिखी जाती है, और ठीक है। ये जो शोध ये होती है मैम, वो छात्रों पे होती है ना, कि वो थोड़ा सा नॉलेज को एक्स्ट्रा गेन कर सकें या तो अलग से गेन कर सकें। हाँ जी, क्या होता है, शोध संबंधित होता है मेनली ये। और उसमें हमारे जो लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं, स्नातकोत्तर, इट मीन्स मास्टर्स, उसमें ये किया जाता है, ऑफर किया जाता है। और इसमें हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम चूज करते हैं, साइंस की फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स ले लीजिए, और जो योग के आधारित जो है, योग में हम शोध कार्य कोई भी ले लें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोई भी ऐसा हम शोध कार्य अपने हाथ में लेते हैं, जिस पर पहले शोध हुए हैं उनको फिर एक तरह से जो शोध में हमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या फिर जो सर ने पढ़ा दिया है अभी, तो उसमें जितने भी जो स्टेप्स हैं वो इसमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। एक तरह से प्रोजेक्ट होता है ये, एक उसमें बिल्कुल सही कहा कि अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, एक एडवांस नॉलेज हमें लेनी होती है इसमें, स्पेशलिटी इसमें होती है कि हमने कोई भी ऐसा अपना टॉपिक चूज किया है, उसी के ऊपर हमने डिटेल्ड नॉलेज लेनी है। इसके ऊपर अभी ये क्या होता है, और इसके ऊपर क्या क्या शोध कार्य हुए हैं, किस किसने किए हैं, कौन कौन सा शोध कार्य हुआ है, उसके रिजल्ट क्या निकले हैं, फिर से हम इसके ऊपर एक और शोध कार्य करते हैं, फिर अपना अलग से उसका थीसिस बनाते हैं, ठीक है। थीसिस लिखी जाती है फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, तो इसमें क्या होता है, बताएंगे एक बार, क्या समझते हैं आप इससे। इसको एक तरह से कहेंगे, जेनरिक का मतलब जनरल से है, ठीक है, सामान्य। इलेक्टिव मतलब एक तरह से चयन आधारित, ठीक है। सामान्य जो ऐच्छिक जो होता है हमारा, हमारी इच्छा पर चयन के आधारित कोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, बताएं। तो ये जो हमने चॉइस बेस्ड अभी पढ़ा है, कि उसमें चॉइस होती है, तो उसी के आधार पर ही कोई सामान्य एक तरह से जो हमारा सामान्य कोर्स होता है, उससे उससे ही संबंधित जो है, उससे असंबंधित, ठीक है, अनरिलेटेड यहाँ पर है, उससे असंबंधित जो है डिसिप्लिन या सब्जेक्ट हम लेते हैं, उसमें इलेक्ट करते हैं, जो हमारी रुचि का होता है वो, ठीक है। विद एन इंटेंशन टू सीक एक्सपोजर इज कॉल्ड ए जेनरिक इलेक्टिव, मतलब कि हम एक तरह से एक्सपोजर या फिर अपनी रुचि के आधार पर लेते हैं, कि उसके उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, इस आधार पर लेते हैं। तो ये उसमें उसी में आ जाता है कि कैसे फाउंडेशन जो कोर्स होता है, इलेक्टिव होता है, उसी आधारित है ये। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, AEC। तो ये क्या होता है कि कई बार इसमें से डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि इवेल्युएशन में जो इसके टाइप्स होते हैं, जो उसके CBC एस के जो टाइप है, उसके उसमें जो है AEC क्या है, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है इसमें। तो AEC क्या है, इसका फुल फॉर्म भी हम याद रखेंगे, क्या होता है ये, कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज। तो एनहेंसमेंट से क्या संबंध समझते हैं आप, बताएं एक बार। एनहेंसमेंट क्या होता है, क्या हो सकता है इसमें। एबिलिटी का होता है योग्यता, ठीक है। एनहेंसमेंट का इंक्रीज करना, वृद्धि करना, ठीक है। कोर्स कोर्स पाठ्यक्रम ले सकते हैं, पाठ्यचर्या ले सकते हैं।
तो इसमें क्या हो सकता है, एक बार थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं। ये उसी बेस होता है जो कि आपने बताया डेजर्टेशन के केस में, कि एक तरह से एडवांस नॉलेज हो जाती है, ठीक है, अपने जो मोर नॉलेज को गैदर करने के लिए। तो ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, ये भी उसी प्रकार में हो जाता है कि हम जो सीख रहे हैं उससे एक्स्ट्रा नॉलेज हम गेन करते हैं। दिस में बी ऑफ टू काइंड्स, दो काइंड का कौन कौन सा होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज होते हैं और स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज होते हैं, जिसमें स्किल का डेवलपमेंट होता है, कोई कौशल हमें सिखाया जाता है पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक। और AECC में क्या होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज में आर द कोर्सेज बेस्ड अपॉन द कंटेंट लीड्स टू नॉलेज एनहेंसमेंट, ठीक है, तो हमारी जो नॉलेज है उसकी उसमें वृद्धि हो, उस पर आधारित ये कोर्सेज होते हैं, एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज, ठीक है, AECC। और ये किसका पार्ट है, AEC का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, SEC। तो ये SEC किसका पार्ट है, AEC का। दूसरा इसमें क्या है कि स्किल एनहेंसमेंट, मतलब कि जो हमारा कौशल है उस कौशल को सीखते हैं, उस कौशल की में वृद्धि करते हैं। दीज कोर्सेज में बी चोजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज डिजाइन टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड नॉलेज। तो एक कौशल आधारित होती है, एक तरह से जो सामान्य जो हमारी पढ़ाई होती है, सामान्य अध्ययन होता है, उसमें तो क्या है, हमारी नॉलेज गैदर होती है, ठीक है। लेकिन ये स्किल बेस्ड है, स्किल बेस्ड मतलब कि कोई कौशल हमें मिल रहा है। कौशल से क्या संबंधित है कि एक तरह से योगा करना हमें आ रहा है, योगा की स्किल हमारी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई होम साइंस में कुछ स्किल्स है, उन वहां से वो डेवलप हो रही हैं। डिफेंस में कोई स्किल है, इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल वो उसमें प्रोवाइड की जा रही है, तो इसी आधारित ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग कॉमन मिनिमम syllabi of the core papers and at least follow common minimum curriculum as fixed by the UGC। तो कोई भी है, सेंट्रल है, केंद्रीय है, या फिर राज्य विश्वविद्यालय है, उनके पास क्या है, बहुत सा लचीलापन है। जो हमारा सिलेबस है, कोर सिलेबस है, मुख्य सिलेबस, उसको डिसाइड करने में, ठीक है, उसका निर्णय लेने में काफी लचीलापन है। और बच्चों के जो नीड के हिसाब से, बच्चों की रुचि के हिसाब से वो चेंज होता है। और क्या है कि दिस अलाउज डेविएशन फ्रॉम द सिलेबस बीइंग 20% एट द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है, डेविएशन वो अलाउ करती है। और इसमें CBCS में हमारा ये आ जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, कि उसमें चॉइस होती है बच्चों के पास कि वो डेविएट कर सकते हैं अपने जो मेन सिलेबस होता है, मेन अध्ययन होते हैं उससे, ठीक है, और दूसरे का चुनाव कर सकते हैं अपनी रुचि के आधार पे। अपनी जो स्किल से उनके पास है उनको एनहेंस करना चाहते हैं, उनमें प्रोफिशिएंसी लाना चाहते हैं, कुशलता लाना चाहते हैं, तो उसके बेस पे वो अलग चूज कर सकते हैं, ठीक है। यही था CBCS के बारे में। इसमें प्रश्न इसी प्रकार से बनता है कि क्या होता है ये, और ये सिचुएशन बेस्ड दे दिए जाते हैं ओपन इलेक्टिव में और फाउंडेशन इलेक्टिव, डेजर्टेशन आदि में इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ के जाएगी। इसी प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है। और जो CBCS का है फुल फॉर्म, उसकी भी पूछ ली जाती है। चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक की उसकी जो है मेन फुल फॉर्म होगी, और बाकी वैसे ही आपको मिलता जुलता सा कुछ लगेगा। अगर ध्यान से हम नहीं कर रहे हैं और हमें याद नहीं है तो हम वहाँ पर पजल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, CBT। तो अभी आप लोगों ने सुनने में आया होगा कि जैसे कि हमारा जो सभी जो कोर्सेज हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो क्या है, CBT बेस्ड होते जा रहे हैं, ठीक है, CBT की तरफ रुख कर रहे हैं। तो पहले जो ऑफलाइन होते थे, जो उसमें हमें गोले भरने होते थे, OMR शीट भरनी होती थी, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से होकर CBT की तरफ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा UGC नेट का पेपर भी है, वो भी वहां पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये इसका क्या, इसके बेनिफिट्स हैं, एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बताएं एक बार क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, CBT आधारित जो मेथड है। बेनिफिट इसके क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने पेपर फेस किया होगा, कोई तो पेपर दिया ही होगा हम सभी ने, जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं।
जो कि सीबीटी आधारित हो। तो आप लोगों को क्या बेनिफिट लगता है, ये ओएमआर भरना आपको सरल लगता है या फिर सीबीटी बेस्ड जो टेस्टिंग है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, ये सही लगता है आपको? बताएंगे पर आवाज आ रही है क्या? आप सभी को आवाज आ रही है? आवाज अंकिता, तो आ रही जानकी, है, आप प्लीज रिप्लाई करें क्लास में लोग। जी मैम, आवाज तो आ रही है। तो आपको प्रश्न सुनाई नहीं दिया क्या? ऐसे तो बात नहीं बनेगी जी। उसमें कंप्यूटर बेस्ड इजी होती है, उसमें टाइमिंग भी बचत भी होती है, और हम क्वेश्चन को पिछला क्वेश्चन उसको देख के वापस उसको रिमूव कर देते हैं, और वापस जो आंसर सही लगता है उसको सही भी कर सकते हैं। हम्म। और आज आप लोग जुड़े भी बहुत कम हैं, और जितने जुड़े हैं वो भी वो नहीं बोल रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव, अंकिता लोधा, अश्विनी जी मैम। बलरा, जानकी धर्मा, मिस मीना, नीतू साहू, पुष्पलता, राधिका, तो आप सभी इसमें जुड़े हैं। ठीक है अंकिता, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, पार्टिसिपेट करिए। ऐसा कोई जो है इसका फिर फायदा ही नहीं है क्लासेस लेने का। मैम एक्चुअली मैं आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना वो देख के समझ रही हूँ। ठीक है, अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात। आवाज मैम आ रही है, पर ये क्या थोड़ा डिस्टरबेंस है, ये आरती का टाइम है, सो स्पीकर्स बज रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने पूछा था आपसे कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग बताएंगे आप, ठीक है? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोई बच्चा भी बता सकता है, ठीक है? उसने जो चीजें देखी हैं, जो उसने फील किया है, जो क्रियाएं कर रहा है, वो उसने जो कुछ भी है उसके सामने वो बता सकता है कि हाँ इसका क्या कार्य हो सकता है क्या नहीं है। तो हम क्यों नहीं बता सकते, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तो हमने सभी ने फॉलो किया, फेस की होगी ना। तो देख लेते हैं एक बार। कहा गया है कि इट सीम्स टू बी कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। एक तरह से कैटालिस्ट क्या होता है कि जो कि स्पीड को एनहेंस कर देता है। कैटालिस्ट वो होता है कि जैसे ए प्लस बी है, इसकी जो प्रोसेस है ए बी, ये इस प्रोसेस में जो है इसमें पार्टिसिपेट ना करके सिर्फ इसको इनके जो जुड़ने के लिए जो इस तरह से ग्लू का काम कर सकते हैं, इनके जो एक्टिविटी है उसको एनहेंस कर देता है। ये कैटलिस्ट मान लीजिए डी कैटलिस्ट है, ठीक है? ये क्या करेगा, इन दोनों की एक्टिविटी को, इन दोनों को मोटिवेट करेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है? इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन फिर भी इसकी स्पीड को एनहेंस कर देता है, ठीक है? एक तरह से सीबीटी भी क्या है, कैटलिस्ट की तरह है, उत्प्रेरक की तरह है। प्रेरणा क्या है किसके लिए, फॉर चेंजिंग इन पैडागोगिकल मेथड्स, जो हमारे शिक्षण शास्त्र संबंधी जो विधियां हैं उनमें चेंज लाने के लिए कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है? कैसे? इट ब्रिंग्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन लर्निंग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण कर देना, ठीक है? एक जैसे बर्फ है, सॉलिड है, तो उसको हम टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगी, वो वाटर बन जाएगी, ठीक है? तो ये जो सॉलिड है वो लिक्विड की तरफ शिफ्ट हो गई है, उसका रूपांतरण हो गया है, ठीक है? सॉलिड से लिक्विड हो गई है वो। और इसी तरह से कोई भी जो इंसान है, इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो वो जो है अधो मार्ग को चुने, एक वो ऊर्ध्व मार्ग को चुने, ठीक है? जो उन्नति के मार्ग को है उसको उसको चुने, एक पतन के रास्ते को चुने। तो वो जो इंसान है, वो जो पतन के रास्ते पर था,
और वो एकदम से क्या हुआ कि उसने जो गुरु परंपरा योग संस्थान से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, और वो जो है प्रेरित हुआ यहाँ से, और प्रेरित होकर वो उसने एक तरह से अच्छा नागरिक बनने की तरफ उसने प्रयास किया। ठीक है, उस जो बुरा था, जो पतन की तरफ जा रहा था, उसने अच्छा ही उसमें आनी शुरू हो गई। एक तरह से उसका रूपांतरण हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, रूपांतरण इन लर्निंग, सीखने में। और जो शिक्षण शास्त्र है, और क्यूरी को लिया है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें के ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, रूपांतरण लाता है, उसमें हमारे शिक्षण शास्त्र में लाता है, सीखने में लाता है, और हमारे जो पाठ्यचर्या है उसमें एक तरह से रूपांतरण लाता है। मतलब कि जो आधुनिक जो शिक्षा है हमारी, जो नीड बेस्ड है, उसके तरफ ये शिफ्ट हो जाता है पारंपरिक से। ठीक है, जो पारंपरिक एक धैर्य से जो चल रहा था सिस्टम, उससे हटके एक आधुनिक जो विधि होती है, आधुनिकता की तरफ जो हमारी रुचि आधारित होती है, उसकी तरफ ही शिफ्ट करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन सिस्टम को। The setting is the basis of both computer based and paper based testing। ठीक है, ये जो सेटिंग है एक तरह से इनकी जो जो चेंजेस लाते हैं वो क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड भी होती है वो, और पेपर बेस्ड टेस्टिंग भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी OMR शीट हम भरते हैं, OMR शीट जब हम भरते हैं तो वो क्या है, पेपर बेस्ड टेस्टिंग है। ठीक है, और जैसे कि हमें हमारे जो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जो इसी तरह से जो बड़े जो क्वेश्चन है, निबंध प्रश्न पत्र लिए जाते हैं। ठीक है, उनमें भी क्या होता है कि हमारा पेपर टेस्टिंग होता है वो। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तो आपको पता ही है कि हमारा उसमें कंप्यूटर के ऊपर बैठ के उसके सामने स्क्रीन पे हमारा प्रश्न पत्र आ रहा होता है, हमें सिर्फ क्लिक करना होता है। और उसमें क्या क्या जो है आप लोगों ने बताया है, किसने बताया था, जानकी जी ने या किसने, तो उन्होंने आपने बताया था कि क्या होता है कि हम उसको भरते हैं, और यदि हमें लगा कि वो गलत है तो हम उसको अपने रिस्पॉन्स को क्लियर भी कर सकते हैं, दूसरा रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन से हम दूसरे सेक्शन में जो है लिफ्ट कर सकते हैं वहां से, और वहां पर जाकर और उस जो है दोबारा से हम उस सेक्शन पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसके जो है बेनिफिट्स में ही आ जाता है। और क्या बेनिफिट है, मोर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे अवसर प्रदान करती है कि जो कि मोर फ्रीक्वेंट है टेस्टिंग। ठीक है, बहुत मतलब एक तरह से फ्रीक्वेंसी से एक तरह से बहुत स्पीड इसकी होती है, और काफी जो है एक ही समय पर बहुत सारे टेस्ट जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, डाटा रिच रिजल्ट्स हैं। डाटा रिच रिजल्ट्स क्या होते हैं कि हमारा जो भी है कि उसमें डाटा होता है उसके आधारित होते हैं कि एक तरह से बहुत अच्छा एक उसमें हम सेटिंग कर सकते हैं अपने प्रश्न पत्र की। ठीक है, प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं, और उसमें जो है रिजल्ट्स भी उसके डाटा रिच आते हैं कि रिजल्ट एक तरह से एक्यूरेट भी आते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग कैंडिडेट रीच। तो जो कैंडिडेट रीच है उसमें ये इंक्रीजिंग हो रहे हैं कि हम हर एक कैंडिडेट तक उसको साथ में लेकर चल रहे हैं। ऑफलाइन सिस्टम में कुछ कमियां आ जाती थी, और ऑफलाइन सिस्टम में ऐसा होता था कि टीचर के ऊपर बेस्ड होता था कि टीचर किसी बच्चे को ज्यादा समय दे सकता है, किसी बच्चे को उसका जल्दी छीन सकता है। ठीक है, हो जाता है कई बार उसमें रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए भी। ठीक है, कैमरा के होते हुए भी। तो इसमें क्या है कि और कुछ कुछ बच्चे जो है वहां तक ऑफलाइन में अभी जो CBT बेस्ड है, क्या होता है कि हमारे जो होम टाउन है ज्यादातर उसमें दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो है उसमें दूसरा जो टेस्टिंग है, पेपर बेस्ड टेस्टिंग है, उसमें वहां तक क्या होता है कि बच्चे जो है ऐसे ऐसे सेंटर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें ये है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और कैंडिडेट उसको लाइक भी कर रहे हैं, और एक तरह से अच्छा इजी सिस्टम भी है, गोले भरने से छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक्स है। तो स्ट्रीमलाइन जो लॉजिस्टिक है उसमें भी यही है कि हमारे जो जो हम कर रहे हैं, जो आधुनिकता की तरफ ये शिफ्ट हो रहे हैं, एक तरह से प्रवाह है जो है ना उसका लॉजिस्टिक एक तरह से लॉजिकल बेस्ड है, और इसमें एक अच्छी जो डाटा भी सेट अच्छा हो रहा है, और अच्छा डाटा मिल रहा है, अच्छे प्रश्न पत्र सेट हो रहे हैं, और कई सारे जो है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग इसमें हो रही है, एक ही समय पर जो है मशीन इसको टेस्ट करती है। तो इसमें वो
वो वाले सिस्टम भी नहीं है कि यहाँ पर किसी का पक्षपात हो जाए, ठीक है। तो काफी सारे इसकी बेनिफिट्स हैं, और जो है रिजल्ट को जल्दी करने में, जल्दी डिक्लेयर करने में भी ये हेल्प करता है। और बाकी जो है, जो मेन वर्क है, जो लेबर वर्क है, वो भी बचता है इसमें। अभी क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क एंड सिलेबस, ये हमने जो है कक्षा के शुरुआत में इसको कर लिया था। इसको दोबारा फिर जो मैराथन क्लास लेंगे तब इसको कर लेंगे। बाकी अभी जो है थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन छूट रहे हैं, टाइम भी बहुत कम रह गया है। आपके समक्ष प्रश्न है, इस प्रश्न को आप में से जानकी जी आप पढ़ें इस प्रश्न को, पूरे ये जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न है इसको पढ़े, आप खुद ही पढ़े, और बाकी सभी इसके ऊपर विचार करेंगे, खुद ही सभी अपना अपना पढ़ेंगे, और जानकी जी का या फिर जानकी जी का सुन लेंगे और डिसाइड करेंगे क्या उत्तर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? सतत और मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा, छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। मैम सतत वाला ही लग रहा है मेरे को तो, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सभी बताएं एक बार, आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग पढ़ने के लिए जुड़ते हैं ना, तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे गलत होगा, गलत ही तो होगा ना, तो नहीं होगा। ठीक करने के लिए हम हैं, कुछ तो मैम बी सत्रांत परीक्षा। टर्म एंड टेस्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन करके अगर हम टेस्ट ले तो वो मतलब ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इवेल्युएशन है वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। इट मीन्स कि सतत, लगातार चलने वाला, व्यापक। व्यापक है मतलब कि उसमें उसका सर्वांगीण, उसका समग्र जो रूप है वो आ जाता है। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच है एक तरह से, समग्र उसका रूप। ठीक है, मतलब कि उसको हर पक्ष को लिया जाता है। बच्चे का सिर्फ कि ओरल टेस्ट नहीं लिया जाता, उसका लिखाई भी देखी जाती है, उसको लिखवा कर भी देखा जाता है। उसके बाकी के एस्पेक्ट्स हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे बोल रहा है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। ठीक है, इससे व्यापक से यही संबंधित है कि उसके जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका पूरा का पूरा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा बात करने में कैसा है, व्यवहार में कैसा है, और एक तरह से उसकी रुचि कहाँ पर है, उसकी रुचि अच्छे कार्यों में है, बुरे कार्यों में है, उसका खेल कौन सा पसंद है उसको। ठीक है, वो जो आपस में इंटरेक्शन कैसे करता है, उसको टीम स्पिरिट उसमें है कि नहीं है। तो जब स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो बच्चों में सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको एक तरह से परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, नहीं, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, और सर्वांगीण विकास में क्या आता है, उनमें टीम स्पिरिट भी डाली जाती है कि आप जो है माता पिता का आदर भी करेंगे, अपने से बड़ों का आदर करेंगे, छोटों से आप प्रेम से बात करेंगे। ठीक है, समय से उठेंगे, समय से जो है अपना कार्य शुरू करेंगे, समय से हर एक कार्य को करेंगे। तो इसी प्रकार से उनमें डाला जाता है, और एक दूसरे का सहयोग करने की भावना, टीम की भावना, ठीक है, समूह में कैसे रहना है, तो उनका पूरा का पूरा उनके विकास जो है व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। तो ये व्यापक उसी से संबंधित है। ठीक है, कि उसका राइटिंग भी देखी जाती है, ओरल वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो भी देखा जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है वो भी देखा जाता है, और सतत है मतलब कि लगातार हो रहा है। जैसे कि हमने जाना कि प्लेसमेंट था सबसे पहले। ठीक है, प्लेसमेंट में हमने क्या किया था, क्या करते हैं प्लेसमेंट में, कैसे करते हैं, ये एक मूल्यांकन का एक पहला भाग है, सबसे पहला भाग, जिसमें यह किया जाता है कि बच्चे को पहले टेस्ट किया जाता है। ये प्री इवेल्युएशन होता है, उसको शिक्षा देने से पहले का इवेल्युएशन। ठीक है,
उसको देखा जाता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसको कितना आता है अभी तक। वो उसमें कक्षा में आ गया कि सेकंड क्लास में आ गया तो उसको फर्स्ट क्लास का आता है कि नहीं आता है, और जो है क्या क्या वो समझ रखता है, ठीक है, कहाँ पर वो रुचि रखता है, उसका जो है एक तरह से प्लेसमेंट देखा जाता है, उसका नियोजन देखा जाता है, ज्ञान का नियोजन, ठीक है, किस प्रकार से उसका ज्ञान है, कितना ज्ञान है। तो पहले प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर रुक जाएगा, ये सतत चलता रहता है। कंटिन्यूटी में क्या आता है, फिर फॉर्मेटिव आता है, ठीक है, फॉर्मेटिव, रचनात्मक, निर्माणात्मक। तो इसके बारे में हमने जाना कि जब उसके बाद उसके जो है उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ाई के जो पाठ जब चल रहा होता है उसके बीच बीच में भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हम आपसे बीच में प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है, ये किस लिए है, ज्ञान के निर्माण के लिए। और उसके बाद उसका क्लास टेस्ट लिया जाता है, जैसे अब आपका टेस्ट हो रहा है, तो प्रश्नों को इसमें साथ में सामने रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डायग्नोस्टिक, जब हमें लगता है कि कोई भी आंसर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो समस्या है, तो उसको डायग्नोज किया जाएगा कि आपको इसमें से क्या जो है क्या समझ में नहीं आया, कितना समझ में आया, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद में हमें जैसे पता चलेगा कि आपका समस्या कहाँ आ रही है, तो उसका रेमेडियल होगा। रेमेडियल में कि हम ऐसे बताएंगे आपको कि जो कमी आ रही है उसका कैसे किया जाए, ठीक है, उसका उपचार होते हैं। यहाँ पर रोग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, तो वो हमारा आ जाता है रेमेडियल, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसी के अंदर रेमेडियल आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है समेटिव, दैट इज योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और ये क्या है कि फॉर्मेटिव पर ही नहीं थमा, प्लेसमेंट आया, फिर उसके बाद फॉर्मेटिव आया, फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक आया, फिर डायग्नोस्टिक के बाद समेटिव आया, लगातार उसका परीक्षण हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। और समेटिव के बाद है उसका प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, इतने सारे मूल्यांकन से गुजरने के पश्चात, ठीक है। सिर्फ टर्म एंड जो है वो इसमें महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें जो बच्चा सीख रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोर्स, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, क्या उसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें लैक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अपसेंट हो जाएगा अगर हम सिर्फ एट द एंड ऑफ द टर्म एग्जाम, मतलब कि टर्म के एंड में जो एग्जाम लेंगे तो, ठीक है, बीच का जो प्रोसेस वो मिस हो जाएगा। हम बच्चे की लर्निंग का जो ग्राफ है उसको स्टडी ही नहीं कर पाएंगे कि बच्चा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रोथ कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना। तो ये रिकॉर्ड को संभाल कर रखना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चे को सिखाना, उसका अधिगम कितना होता है, यह है हमारा उद्देश्य है। सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन, तो सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन है, उससे पहले भी आपके असाइनमेंट्स लिए जाते हैं, आपका एक तरह से टेस्ट भी लिया जाता है, ओरल भी लिया जाता है, पाठ के दौरान भी आपसे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि जो क्लास टेस्ट भी लिया जाता है, असेसमेंट जो है इंटरनल असेसमेंट भी ली जाती है उसके रूप में भी, उसके बाद सेमेस्टर आता है, ठीक है। तो सिर्फ सेमेस्टर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बीच में हम कैसे सीख रहे हैं, किस गति के साथ सीख रहे हैं, किस दिशा में सीख रहे हैं, वो भी जो है शिक्षक का कार्य बनता है कि उसको एक तरह से मूल्यांकन करना, जांच करना उसकी, ठीक है। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा परीक्षण, कौन सी परीक्षा, कौन सा एग्जाम प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो उसमें सही गलत ट्रू फॉल्स दे दिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, वो सबसे अच्छा प्रभावी है क्या स्मरण शक्ति के लिए, या फिर एकाधिक विकल्प है, एक से अधिक विकल्प दिए जाते हैं, जैसे एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, एक से अधिक, ठीक है। रिक्त स्थानों के फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है ए और बी, सॉरी बी और सी दोनों, एक एमसीक्यू और रिक्त स्थान। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी परीक्षण
प्रभावी एग्जामिनेशन क्या होगा जो कि हमारी स्मरण शक्ति के लिए बेहतर है, याद रखने के लिए? कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन डी। बाकी सब भी बताएं। ठीक है, सभी का हम डी ही मान लेते हैं। तो बिल्कुल सही है जानकी जी आपका कि एकाधिक जो एमसीक्यू बेस्ड है ना, एमसीक्यू बेस्ड में भी हमारा जो है हमें चूज करना आता है। चार, एक से ज्यादा विकल्प है, उनमें से हम सटीक विकल्प का चयन करते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो सही विकल्प है, जो सही है, वो हमें पता है। ठीक है, और यदि हमें सही पता है फिर भी हमें उसका सिमिलर जब हमें दिया जाता है, ठीक है, तो उसके आसपास से लगता हुआ है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ब्रेन को सोचना पड़ता है। ठीक है, और ब्रेन को जहाँ पर ब्रेन एक्टिव होता है वहां पर वो ज्यादा जो है स्मरण रख सकता है। जैसे आपको 4 विकल्प दे दिए गए, तो किसी प्रश्न को जब हम आपसे पूछते हैं, तो जब वो सोल्व हो जाता है, पता चल जाता है कि अच्छा मैंने गलत बताया, इसका ये सही ही होगा, तो उसमें दूसरी बार जब आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसके चांसेस बहुत रेयर हैं कि आप उसको गलत करें। ठीक है, वो एक तरह से आपकी स्मृति में बैठ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप तभी कर सकते हैं कि जो जब आपकी स्मरण शक्ति में आपका जो है उस स्टेटमेंट को आपको पूरा पता हो, तभी आप रिक्त स्थानों का जो है उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं उसको। तो ये जो है प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है ये परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है निबंध प्रकार परीक्षण। ऐसी टाइप इवैल्यूएशन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि क्या कारण है कि जो ऐसी टाइप की इवैल्यूएशन है वो विश्वसनीय नहीं है? सी। आपने एक ने तो बताया सी, एक ने बताया डी, ऐसा ही है क्या? पहला है सी। जान लेते हैं एक बार सभी। उनकी जांच परीक्षा की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है। सी। ठीक है, सभी विकल्प को एक बार देख लेते हैं। इसमें सदैव छात्रों के उत्तर भिन्न भिन्न होते हैं, तो भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य से है, भिन्न भिन्न सोचने की उनकी क्षमता है, अलग अलग दृष्टिकोण है, तो अलग अलग तो उत्तर उसमें होते ही है। ठीक है, एक तरह से ऐसे टाइप जो इवेल्युएशन है उसमें कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा, या यदि ऐसा दे दिया जाए टोरी सिस्टम है तो उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें भिन्न क्या ही भिन्न होगा। ठीक है, जो समस्या समाज की जो समस्या है उसी को बच्चा जो है अलग अलग तरीके से लिखेगा। ठीक है, लेकिन उसका उत्तर भिन्न नहीं होगा। तो कंक्लूजन तो बच्चा वही जो है समस्या के समाधान के लिए निकालेगा। तो ये जो है भिन्न भिन्न होना तो अच्छी बात है, डाइवर्स थिंकिंग होनी चाहिए, पता होना, मतलब बच्चे जो है अलग अलग दृष्टिकोण से सीखते हैं, अलग अलग जो सोच रखते हैं, तो उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो तो अच्छी बात है, डाइवर्स थिंकिंग होनी चाहिए। उनके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं, तो यह भी जो है इसका विश्वसनीयता के ऊपर आघात नहीं करता है, परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं तो, क्योंकि सबके स्तर अलग अलग है, स्मृति स्तर अलग अलग है, बौद्धिक स्तर जो है भिन्न भिन्न है, तो परिणाम भी भिन्न भिन्न होंगे। उनकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित होती है, उनकी उत्तर शैलियां भिन्न भिन्न होती हैं। शैलियां तो सभी की भिन्न होगी क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत तो विभिन्नताएं हैं। तो ये क्या है, परीक्षक की दशा के ऊपर, मनोदशा के ऊपर प्रभावित हो सकती है, ऐसा नहीं कि होती ही है, हो सकती है। तो इसमें क्या है, ये इसका विश्वसनीयता पर आघात लगाता है, इस विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि परीक्षक की मनोदशा, किसी परीक्षक को पता है, जैसे कि हिंदी का ऐसे टाइप जो है कुछ कुछ भी निबंध टाइप जो है आपको प्रश्न दे दिया गया। ठीक है, किसी शिक्षक को जो है वीर रस पसंद है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जहाँ पर सौंदर्य रस जो सौंदर्य रस होगा वहां पर उसको जो है कम मार्क्स देगा, जहाँ पर वीर रस प्रधान होगा वहां पर उसको ज्यादा मार्क्स देगा उस बच्चे को। तो एक तरह से मनोदशा पर आधारित है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए ऐसे टाइप जो इवैल्यूएशन विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि परीक्षक की जो मनोदशा है
और उसका जो सोचने का दृष्टिकोण है उसके आधार पर वो काफी हद तक इसका परिणाम है निर्भर करता है। नेक्स्ट है शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाए, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए। मैडम छात्रों का पाठ्यक्रम निरंतर को मूल्यांकन संशोधित किया जाना चाहिए। नहीं, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन नहीं। किया जाना। तो बहुमत इसकी तरफ है ना, जान लेते हैं ये कौन सा ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं। विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाए। तो क्या है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए। शिक्षा का स्तर, यदि विद्यालय की भव्य इमारत है लेकिन वहां पर जो शिक्षक है वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इमारत के ऊपर शिक्षा का स्तर निर्भर नहीं करता है। हमारा जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, हमारे जो वैदिक काल हुआ है, तो वैदिक काल में एक से एक प्रकांड विद्वान थे, तो वहां पर शिक्षा का स्तर अति उत्तम था, ठीक है। तो उनकी इमारतें नहीं होती थी, वो तो पेड़ों के नीचे ही जो है झोपड़ियों में ही पढ़ाते थे, ठीक है। तो जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भव्य इमारतों का होना आवश्यक नहीं है, हम यहाँ पर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो मैटर नहीं करता कि हमारा ये जो है, आपको किसी विद्यालय के माध्यम से किसी भव्य इमारत में बैठकर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, और आप भी किसी भव्य इमारत में किसी राजमहल में बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं। आप किसी अच्छे घर में पढ़ रहे हो, किसी अच्छे मकान में पढ़ रहे हो, या फिर आप झोपड़ी में पढ़ रहे हो, या फिर आप जो है एक बाहर फुटपाथ पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ना इम्पोर्टेंट है, इमारत इम्पोर्टेंट नहीं है। पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए, बिल्कुल संशोधित किया जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपडेशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो संशोधित तो हो जाना चाहिए। अब दूसरा है, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए। उच्च वेतन दिया जाए, इससे जो है शिक्षक का स्तर नहीं बढ़ता है। छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, तो निरंतर मूल्यांकन तो किया जाता है, और उससे जो है ये प्रभावी भी होता है उसके मूल्यांकन के लिए कितना सीखा उसने, अभिगम किया है। तो इसका जो करेक्ट है वो क्या होगा, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए और संशोधित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया जाए। बच्चों को एक तरह से पहले जो पारंपरिक है उसी को जो है त्रुटिपूर्ण है, या फिर जहाँ से सिलेबस में से उसमें हट गया है तो उसको भी हम पढ़ाए जा रहे हैं, या फिर उसमें कुछ त्रुटियां हैं उसको भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। तो संशोधित जो है पाठ्यक्रम उसको किया जाना चाहिए, अपडेशन उसमें होती रहनी चाहिए, तो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए वो महत्वपूर्ण है। हालांकि निरंतर मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए, लेकिन जो है मूल्यांकन तो हम हमारा तभी जो है एक तरह से सफल होगा जब हमारा जो पाठ्यक्रम हम जो पढ़ रहे हैं वो संशोधित हो, वो अच्छा, ठीक है। क्लियर है क्या? मैम यस मैंने मैम। तो ये एक्चुअली कैसे जवाब दिया था कि आजकल मैं थोड़े ना गुरुकुल पे वीडियोस देख रही थी, गुरुकुल सिस्टम कैसे पढ़ाने की थी, और तब बच्चों का जो लेवल था पढ़ने का वो कितना हाई लेवल था। मतलब उनको केवल भौतिक शिक्षा नहीं मिलती थी, आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती थी, जिसे हम विद्या कहते हैं। भौतिक शिक्षा को तो हम शिक्षा कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक विद्या को हम विद्या कहेंगे। इसीलिए शिक्षक मतलब छात्रों को भी विद्यार्थी कहते थे। वो शिक्षा लेने नहीं जाता था गुरुकुल में, वो विद्या अर्जित करने जाता था। तो ऐसे वीडियोस देख देख के मुझे ऐसे लगा कि अभी का जो सिस्टम है, जो हमें पारतंत्र के बाद जो शिक्षा मिल रही है वो इतनी प्रबल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि पाठ्यक्रम हमें ये करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। ठीक है। तो मीना जी के साथ कौन कौन समर्थन करते हैं मीना जी को, एक बार लेकिन मैम मूल्यांकन भी तो जरूरी है, छात्रों का निरंतर मूल्यांकन। एक बार जो मीना जी को जो समर्थन करते हैं वो हाथ जो है अपना हैंड रेज इसमें कर लें। जानकी जी, अंकिता जी, ठीक है,
सिर्फ आप दो ही समर्थन कर रहे हैं, बाकी सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है मीना जी, इसका जो उत्तर है, सही उत्तर छात्रों का निरंतर मूल्यांकन ही होगा, क्योंकि जो है पाठ्यक्रम कितना भी जो मॉडर्न हो जाए, आधुनिक हो जाए, यदि बच्चों का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, लॉजिक आपने ठीक मैम, लगाया। बट ये इनके इसका आंसर जवाब को चेंज कैसे हो गया? अभी तो 2 मिनट पहले आपने सी वाला सही कहा था ना। हाँ जी, तो हम ये देखना चाह रहे थे जो कि पहले पे जो स्विच कर रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिया है, या फिर मैम उनका वैसे ही बाई तुक्का आंसर लग तो गया। वही था, बट मैंने ये इसलिए हैंड रेज किया क्योंकि एज अ टीचर ये मैम हम ये मतलब रिसर्च नहीं करेंगे लेसन पे, तो लेसन प्लानिंग पे जब टीचर खुद ही रिसर्च करके मतलब बेस्ट अपना नहीं देंगे तो वो स्टूडेंट्स को मतलब कैसे बेस्ट देंगे। सो ये सोच के मैंने ये उनको बोला ये। हाँ, तो क्या है कि जो प्रश्न जो पत्र जो सेट करता है वो ऐसे ही उदाहरण लेता है जो आपस में हमें ये भी लगेगा कि ये भी ठीक है, वो लगेगा वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरह से हम यही इसीलिए मीना जी कहा, क्योंकि जो जिन्होंने ये बताया है ये बाई चांस बता दिया या फिर उनको कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, तो शायद उमेश सर ने बताया था इसको। बिल्कुल जो है सराहते हैं हम आपके इसको, तो इसको कि आप उस पर डटे भी रहे, इसलिए हम आपके जो है हैंड देख रहे थे कि किसने रेज किया किसने नहीं। ठीक है, मैम आपने सी वाले को इतने क्लियर समझाया था इसलिए मेरे को लगा कि वही होगा फिर भी। हाँ, तो इसीलिए समझाया हाँ, ना, तो मतलब आपको देखा काउंटर जाए क्वेश्चन तो करना चाहिए ना, आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए। देखा जाए तो ये भी सही है। कितनी बार अभी मैंने वो वीडियोस देखे, मुझे पता है कि अपना फिलहाल का एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर मैकॉले वाला स्टडी चालू है। दोनों सही है मैकॉले। मीना जी। मीना जी हाँ, देखिए, इसके नहीं ऊपर ज्यादा तो समय नहीं लगाएंगे अभी। हाँ, हाँ ठीक है। समय ज्यादा हो रहा है, तो दोनों ही सही है, इनमें से गलत नहीं नहीं, कोई मैं भी कहती नहीं है। हूँ छात्र वाला ही सही ज्यादा है। वो तो पाठ्यक्रम तो हम कितनी बार हाँ इसको हम जी, चेंज करेंगे ना। जी बिल्कुल। अब जब छात्रों का मूल्यांकन ही नहीं होगा, उनको अधिगम ही नहीं होगा, तो शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? तो शिक्षा का स्तर पाठ्य पुस्तक में थोड़ी ना बढ़ाना है, बच्चों के अंदर है ना, उनके अंदर उतरे ज्ञान, जी जी उसमें तो बिल्कुल, बढ़ाना है। पहला वाला ही हाँ, सही है। हाँ जी। ठीक है, सर की क्लास का टाइम हो गया है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं कक्षा को।